मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कल मैंने साबिक़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और सदर पाकिस्तान सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल पर एक ताज़ियती मैंने और एक ट्रिब्यूट भी पेश किया। वीडियो मैंने लॉग के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, और उनके बारे में बताया मैंने कौम को, जो मैंने खुद देखा। मैं शाहिद हूँ बहुत सी चीज़ों का। उनसे 2 दफ़ा 2 इवेंट पे मेरी उनसे बातचीत हुई। जो कल के वीलॉग में 10 मिनट का वीलॉग है, वो आप देखें, उसमें मैंने वो तफ़सील दी है। लेकिन कल के बाद से मैं पाकिस्तान के जो मीडिया है, टेलीविज़न, ऑनलाइन मीडिया है, टीवीज़ हैं और सोशल मीडिया है, उस पर मैं बहस देख रहा हूँ। बहुत सारे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की, तज़िया निगारों की, एंकर्स की एक भरमार है, जो बस इस बात को लेके बैठी हुई है कि जी मुशर्रफ एक आर्मी आमिर था, उसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, वो गद्दार था, उसको फांसी दी जानी चाहिए थी, वो भाग गया। और लंदन में उसका दुबई में उसका एक हॉस्पिटल में काफ़ी अलालत के बाद इंतकाल हो गया, और यही अंजाम होता है, और ये होता है, वो होता है। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, और मैंने सोचा कि ये कौम कभी भी नहीं सुधर सकती। और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक ख़त्म होने के दहाने पे खड़ा हुआ है। ये शायद डिज़र्व करते हैं हमारे ये कौम, क्योंकि ये इन सारे जो ये जाली किस्म के नाम नहाद लीडर बन के सियासतदान बने हुए हैं, और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के एजेंट बनकर, स्पोक पर्सन बनकर टीवी के प्रोग्रामों में बैठते हैं, और एक मखसूस किस्म के अपने जो उनका बयानिया होता है उसको फेवर करके वो बातें निकालते हैं, सारी चीज़ें पेश नहीं करते। अगर आप बात करते हैं, तो मैंने कहा मैं इस पे अपडेट दूं, हमारे मेरे जो सुनने वाले हैं, गौर से सुनिएगा, और बाकी आप स्टडी कर सकते हैं। देखें, हम बात ये करते हैं कि जी मुशर्रफ ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। पहली बात तो ये है, मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि ये 73 का आइन है क्या। मेरे नज़दीक, और मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे बात की है, ये मेरे आइडियाज़ नहीं है, मेरा कोई सियासी तज्जिया नहीं है। फैक्ट्स मौजूद हैं 1970 के इलेक्शन के, जिसके बाद बांग्लादेश बन गया, और 300 के अमान में से 160 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान के पार्लियामान की ख़त्म हो गई, क्योंकि वो मशरक़ी पाकिस्तान के साथ चली गई। मशरक़ी पाकिस्तान टूट गया, और वहाँ के जो 160 सीटें थी वो चली गई, बाकी 140 सीटें बनी। तो होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि पाकिस्तान का जोग्राफिया बदल गया, पाकिस्तान में दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए थे। जो पाकिस्तान बचा हुआ था, यानी कि मगरबी पाकिस्तान, जिसको 1 यूनिट तोड़ने के बाद 4 सूबों में तकसीम किया गया। लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराए गए, क्योंकि मकसद ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलग किया जाए, उनसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, उनकी पार्लियामान में ज़्यादा सीटें हैं। जब तक वो इस पार्लियामेंट में रहेंगे, डेमोक्रेसी में उनकी हुकूमत रहेगी, या वो जो चाहे वो करेंगे, क्योंकि उनके पास 160 सीटें हैं पार्लियामेंट की, और मगरबी पाकिस्तान के पास चारों सूबों को मिला के 140 सीटें हैं। ये था वो ड्रामा जिसके बेस पर पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया गया। और फिर जो बाकी बची 140, उसके ऊपर असेंबली बुला ली गई, और उस असेंबली में बुला के एक आइन पास कर लिया गया। मेरे हिसाब से, जो मेरा जहन कहता है, जो एक लॉजिकल बात है, कि भाई जिस बेस पे इलेक्शन हुआ और जो पार्लियामेंट बनी, वो बेस ही खत्म हो गई आपकी, वो पार्लियामेंट ही खत्म हो गई आधी से ज्यादा। तो क्या होना चाहिए था? अब क्योंकि पाकिस्तान का फिजिकली जोग्राफिया बदल गया, पाकिस्तान की ज्यादा आबादी 55% पाकिस्तान को छोड़ के चली गई, और उन्होंने अपना मुल्क बना लिया बांग्लादेश की सूरत में। तो बाकी जो 145% आबादी रह गई पाकिस्तान में, और 140 सीटें रह गई, तो वो तो फिर नलीफाइड होना चाहिए था, वो सारा निज़ाम। उस इलेक्शन को नलीफाइड करके पाकिस्तान में दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग करके, दोबारा कॉन्स्टिट्यूंसी बना के, एक फेयर एंड फाइन इलेक्शन होने चाहिए थे, और उसका जो रिजल्ट आता है उसकी बेस पे एक असेंबली बनती, और फिर पाकिस्तान का नया आइन बनाया जाता। लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान को अलग किया गया, ताकि मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम को, जिन्हें हम माजरत के साथ भूखे बंगाली कहते हैं, उनको अलहदा किया गया, ताकि मेजॉरिटी जो है वो अलग हो जाए, और बाकी जो मगरबी पाकिस्तान की पार्लियामेंट बचे, उस पर हम हुकूमत करें, उस पर हम जो भी खाना खराब करना है हमने इस पाकिस्तान का, उसके नज़रिए का, वो करें। और उसके बाद वैसे ही हुआ। और पाकिस्तान को आप देखिए कहाँ पहुंचा दिया गया। इसमें सारे, इस हमाम में सब नंगे हैं, जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करने से लेके आज तक पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। और अब पाकिस्तान जो है
वो डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है। पाकिस्तान के असासे जो है वो ज़ब्त होंगे बहुत जल्दी। पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे रहा। पाकिस्तान आईएमएफ में घिरा हुआ है। बहुत जल्दी ये सब कुछ होगा क्योंकि अवाम जो है वो सोई भी है। अवाम जब जागेगी, जब दूसरे मुल्क के अवाम इस जब 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 दूसरे मुल्क के जो पावर्स हैं वो इस मुल्क पे अपनी हुकूमत करेंगे। अब बाकी रहा इसका, आइए जो जो जिसको मैं जवाब देना चाहता हूँ, जो कल से मौजू बना हुआ है कि भाई आप कौन से आइन की बात कर रहे हो? अगर आपने मुशर्रफ को, अब इस दुनिया में नहीं है, पहली चीज़ तो ये है और हम ये कहते हैं हमारे मज़हब में भी कि अगर एक आदमी इस दुनिया से चला जाए, तो उसकी फिर बुराइयाँ और कमज़ोरियाँ और उसकी ऐब और ये उस बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। मुझे जो परवेज़ मुशर्रफ में क्वालिटीज़ नज़र आईं और वो मैंने बयान की। बाकी ठीक है, मुशर्रफ से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि 73 का आइन तोड़ा, तो फिर मैं ये कहूँगा, कौन से 73 के आइन की बात कर रहे हैं? ये कोई भी बात नहीं करता, सब ये बात करते हैं 73 का आइन। वो एक मैं ये बात करता हूँ और शायद आप लोगों को लगे कि मैं ये अनोखी बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट है ये। आप ये बताएँ कि जिस बेस पे इलेक्शन होता है, उस बेस पे रिजल्ट आते हैं और अगर वो रिजल्ट ही इस तरह के हों कि उसमें से आधी से ज़्यादा सीटें चली जाएँ, तो वो कहाँ की पार्लियामेंट रहेगी? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक़्त जो मौजूदा पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, उसमें जो मेजॉरिटी पीटीआई की है, वो तो बाहर चली गई, निकल गई। तो अब क्या है कि असेंबली चला रहे हो आप ये? मेजॉरिटी जो आपकी सीटें थी पीटीआई की, वो तो इस असेंबली में है नहीं। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? यही बात इमरान खान करता है कि ये तो अब जो असेंबली बची है, तो फ्रॉड है। नए इलेक्शन होने चाहिए। एक मेजॉरिटी की पार्टी जो हुकूमत में थी, उसने अपनी नए इलेक्शन का ऐलान किया और उसने अपनी सीटें छोड़ दी, जो मेजॉरिटी में थी। तो इलेक्शन कॉल करने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि इसमें आर्मी भी मिली हुई थी, इसमें बाकायदा प्लान के साथ इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और अब वो लंगड़ी-लूली जो बाकी बचे-कुचे मेंबर हैं इन पीडीएम के, वो और बाकी जो मुनहरिफ हुए हैं पीटीआई की, उनको लेके एक फेक डेमोक्रेसी चलाई जाती है। यही कुछ ये हुआ 72 में, जब 70 में इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया 71 में और 70 के इलेक्शन के बाद उस पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया गया, क्योंकि इजलास बुलाते तो मुजीबुर रहमान के पास इक़्तिदार चला जाता और पाकिस्तान टूट गया। एक लंबी बहस है, मैं बहुत सारी वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये बात करनी चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, इंटेलेक्चुअल्स को, कि भाई पाकिस्तान में आप फेयर एंड फाइन इलेक्शन कराएं, नई हल्का बंदियां करके, क्योंकि ये घिसा पिटा फ्रॉड सिस्टम आप लेके चल रहे हैं। और फिर अगर आपने चलें इस आइन को ही मानना है, तो फिर आप उनको भी सजा दें जिन्होंने और आइन तोड़ा है। आइन सबसे पहले तो आपने भुट्टो अयूब खान ने, जिसने पहली मार्शल लॉ लगाई, आपने उसको लटकाना चाहिए था। खैर उसका इंतकाल हो गया, उसका केस खुलवाएं आप, उसको कहें कि वो गद्दार है। उसके बाद याह्या खान बांग्लादेश बनने में वो कार फरमा था, वो शामिल था और उसके साथ भुट्टो भी था, एक पूरी तारीख है। तो फिर उसको भी आप गद्दारी का मुकदमा उस पर भी चलाएं, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और बाकी जिन जिन ने ये किया है जब भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म की गई, ज़िया-उल हक आया, 10 साल हुकूमत में रहा, उस पर भी चलाएं फिर, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो खाली आपने मुशर्रफ को क्यों पकड़ा है? खालिद ने मुशर्रफ को, और मुशर्रफ तो रिजाइन दे के गया और मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम करवाने की कोशिश की, रेफरेंडम कराया और उस रेफरेंडम में वो चाहता था और जो जो के रेफरेंडम करा के आवाम की राय ली जाए प्रेसिडेंसी सिस्टम लाने के लिए, जिसकी इमरान खान ने भी हिमायत की। तो सारी बात यह है कि मुशर्रफ साहब ने जब हुकूमत ली और नवाज शरीफ की हुकूमत को उन्होंने सैक किया, नवाज शरीफ को, तो आप ये हालात तो देखें कि वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपके मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर आपके आर्मी चीफ को, जो दौरे पे गया हुआ है श्रीलंका, और जब वो वापस आता है तो हिदायत दी जाती है, वज़ीर-ए-आज़म साहब हिदायत देते हैं कि उसके जहाज को पाकिस्तान में नहीं उतारना, आप इसको इंडिया ले जाएं, आर्मी चीफ को। तो और फिर मुशर्रफ ने फौरी तौर पे कांटेक्ट किया आर्मी दूसरे जर्नलों से जो पाकिस्तान में थे और कहा कि ये मेरे साथ हो रहा है, और फिर आर्मी ने एक्शन लिया, जहाज को इंडिया ले जाने से रोका गया।
कराची का एयरपोर्ट उसको सप्लाई नहीं, उसको प्रोवाइड नहीं किया गया उतरने के लिए, और बहालत मुश्किल वो फिर नवाबशाह के एयरपोर्ट पर वो उतरा, और उसके बाद में आर्मी ने एक्शन लिया, और जहाज मुशर्रफ का आर्मी चीफ था, वो सिपहसालार था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसको आपने, और वो एक सरकारी दौरे पे गया हुआ था श्रीलंका, आपने उसको, उसके जहाज को अगवा किया, और आप कह रहे हैं उसको इंडिया में, ताकि उसको ये साबित करें कि वो गद्दार है। ये प्लान था पूरा इंडिया के साथ मिलके नवाज शरीफ का। क्या किसी ने कल से आज तक इस पे बात की? तो क्या क्या करना चाहिए था फिर? कोई भी अगर एक मुहिब वतन जर्नेल होता, वो यही करता जो मुशर्रफ ने किया है। ऐसे आदमी को टांगना चाहिए था, जो पाकिस्तान के सेवा सलार को कराए कि इसको, उसके जहाज को इंडिया में उतारो, और फिर मजबूरन आर्मी ने टेक ओवर किया। बहरहाल आर्मी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने उठा के फिर नवाज शरीफ को बंद किया, उसकी हुकूमत ख़त्म की, और आर्मी ने अपनी मार्शल लगा दी। मार्शल किसी भी मुल्क में लगाना जायज़ नहीं है, आमरीत ठीक नहीं है। जमहूरी सिस्टम बेशक अवाम की नुमाइंदगी होती है उसमें, अवाम की उसमें आवाज़ होती है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अवाम क्या चाहती है? मैं समझता हूँ कि जिस निज़ाम में, जो भी निज़ाम हो, अमेरिका में, चीन में आप देखें कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वहाँ की आवाम खुशहाल है, उन्होंने पॉवर्टी ख़त्म कर दी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी निज़ाम हो, चाहे ये वेस्टमिनिस्टर जमहूरी निज़ाम हो, या मार्शल लॉ हो, या कोई और निज़ाम हो, अगर आवाम को उसमें सहूलत, बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं, उनको फ्रीडम मिल रहा है, उनको आज़ादी मिल रही है, उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें मिल रही हैं, आवाम खुश हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और मुल्क आगे की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे मुल्कों में जमहूरी निज़ाम नहीं है, तरक्की कर रहे हैं वो। तो अवाम को तो उनके बुनियादी हुकूक चाहिए, चाहे वो किसी भी निज़ाम से मिले, चाहे वो कोई भी दे। हमें ऐसा गला-सड़ा निज़ाम नहीं चाहिए, जिसमें जमहूरियत का नाम लिया जाए और मुल्क का खाना खराब किया जाए। उसमें कुछ लोग, कुछ एक टोला सियासत का नाम लेके मुल्क को लूटे, और मुल्क को उस जगह पहुँचाए जिस जगह आज पहुँच गया है। और बहरहाल मुशर्रफ, चलें, एक आमिर था, फौजी हुकूमत उसने कायम की। नवाज शरीफ को, जो उनकी हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म थे, उस पर उसको जेल में बंद किया। उस पे जहाज़ की हाईजैकिंग का, अगवा का केस बनाया, वो केस चल रहा था। उसके बाद में नवाज शरीफ ने हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं पाकिस्तान के, उनसे बातचीत करके कहा कि मुझे किसी तरह निकलवाएं, मैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा, जो पाकिस्तान के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और फिर सऊदी अरब ने बीच में आकर उसको जेल से निकलवाया, उस पर केस खत्म करवाया। ये बातें बताते हैं आप, और उसके बाद में महाजा करके 10 साल के लिए वो भाग गया। फिर मुशर्रफ ने कई ऐसे काम, इनकलाबी काम किए, जो पाकिस्तान में उससे पहले नहीं हुए। मिसाल के तौर पर ये जो नैब नैब की हम बातें करते हैं, जिसको ये जो एक टोला है करप्ट, जो जनरल बाजवा के तोहफा है, इन्होंने आके वो नैब ही तकरीबन ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि सारे केस ख़त्म कर दिए नैब के। ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, ये इदारा किसने कायम किया? किसने ये चीज़ लेकर आया है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है उसको ख़त्म की जाए? किसने उसकी बुनियाद डाली? जनरल मुशर्रफ ने, क्योंकि उसने नैब कायम की थी, और उसने उन सब पे केस बनाए जो मुल्क की दौलत लूट रहे थे। चाहे वो जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, या उसके दौर में जो भी लोग हों जो करप्शन में इन्वॉल्व थे। नैब ने कैसे केसेस बनाए। नैब ने बड़ी न्यूट्रल होकर काम किया जब तक मुशर्रफ साहब के पास थी नैब। उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कौन लेके आया था ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्सेप्ट, कि पाकिस्तान की जो टॉप है, रियासत के जो टॉप लोग हैं, आर्मी के, तीनों आर्मी के, मुसल्लह अफवाज के, और जमहूरियत के वज़ीर आज़म और दूसरे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाया जाए, जो आज भी कायम है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और वो काउंसिल जो है वो हतमी फैसले करे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की यूनिटी के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए। ये कॉन्सेप्ट और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन लेकर आया था? ये जनरल परवेज मुशर्रफ लेके आया था।
आज जो हम बैठकर आज जो ये टेलीविज़न स्टेशनों जितने पाकिस्तान के टेलीविज़न स्टेशन हैं सैटेलाइट टेलीविज़न, वो ये किसने इनके लाइसेंस दिए? किसने मीडिया का कौन मीडिया का किसकी हुकूमत में मीडिया का रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान में? जनरल मुशर्रफ ने किया। जनरल मुशर्रफ ने सैटेलाइट टेलीविज़न को आम किया, लाइसेंस दिए और मुल्क में मीडिया का एक रेवोल्यूशन आया। आज उन्हीं चैनल्स पे बैठ के आप उसको बुरा कह रहे हो, जिसने आपको ये चैनल दिए, ये लाइसेंस दिया और उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया। आज मीडिया जो है वो उसको चौथा सतून कहा जाता है पाकिस्तान का। ये सतून चौथा बनाने में किसका हाथ है? इसमें बुनियादी हाथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का है और उसने मीडिया को आज़ादी दी, ये चैनल बना के और उसके दौर में बहुत सारे ज़ाहिर है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था वो, इसमें कोई शक नहीं है और वो बहुत सख्त आदमी था। जिसने उसके खिलाफ बात की बैठकर इन्हीं चैनल्स के ऊपर उसने फिर वो बंद भी किए चैनल, फ्रीज़ भी किए। तो जब तक ये इस कौम के साथ डंडे के साथ नहीं निपटा जाएगा, ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह से लूज़ किस्म की ब्यूरोक्रेसी जिसका जो मर्ज़ी आए वो बैठे वहाँ पर पार्लियामेंट में अपनी मर्ज़ी के आइन बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के केसेस ख़त्म कराने के लिए कानून चेंज कर रहे हैं। ये सिस्टम ये क्या मुल्क आगे चल सकता है? आज ना मुल्क के पास पैसा है कर्ज़ा देने के लिए और ना कोई कर्ज़ा देने को तैयार है। मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को जो ये मेरी व्लॉग सुन रहे हैं, कि आप लोग प्लीज़ स्टडी करें, तारीख़ का मुताला करें, देखें कौन से पाकिस्तान के सरबराह ने, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे सिविल हो, पाकिस्तान के लिए क्या किया है, क्या गलत किया है और सही क्या किया है और उसके हिसाब से फिर उसको तोला जाए, उसके हिसाब से बात की जाए। बस ये मैंने कहना था, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में बात होएगी। लेकिन याद रखिए कि उन लोगों को हमेशा याद रखें, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने दौर में कुछ न कुछ किया। डज़न्ट मैटर वो आर्मी के सिपहसालार था या वो कोई सिविल गवर्नमेंट का वज़ीर-ए-आज़म था। हाँ, अगर किसी आर्मी ने के जर्नल ने मुल्क के खिलाफ काम किया है, मुल्क को तोड़ने में हिस्सा लिया है, तो उसके खिलाफ भी बात करें, उसके खिलाफ भी बात करें। किसी वज़ीर-ए-आज़म ने, किसी पार्टी ने मुल्क के खिलाफ काम किया है, तो उसके लिए भी बात करें। तो हमें जो है वो तारीख़ इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कौम के लिए ये जानना ज़रूरी है उनकी तारीख़ क्या है, उस तारीख़ में क्या-क्या हुआ है। हमारी नई नस्ल को पाकिस्तान की तारीख़ का पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप स्टडी करें, आप इन्वेस्टिगेट करें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएँ, देखें या किस दौर में क्या हुआ है, ताकि आपको ये पता चले कि कौन मुहिब वतन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।